आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। ईरान इजराइल पर तारीख का सबसे बड़ा मिसाइल हमला करने जा रहा है। ईरानी मुसल्लह अफवाज ने अब से कुछ देर कबल पहला बाज़ाब्ता फैसला कुन फौजी मरहले का ऐलान कर दिया है कि जिसके बाद इजराइल में एक बार फिर सायरन बजने शुरू हो चुके हैं और अल जजीरा के मुताबिक IDF ये दावा कर रहा है कि यह हमला शुरू हो चुका है। रूस ने भी खबरदार किया है कि ईरान इजराइल के तनाजुर में न्यूक्लियर जंग हो सकती है। ईरान का कहना है कि असल कार्रवाइयां अब शुरू होंगी। इजराइल के जेर कब्जा तमाम इलाकों को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी फौज की जानिब से यह ऐलान किया गया है कि यहूदी काबिजीन इनखला कर जाएं। ईरान की ताकत का गलत हिसाब लगाने पर तबाहकुन और मिसाली जवाब दिया जाएगा। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक सवाल के जवाब में अब से कुछ देर कबल यह कहना था कि यह जंग ईरान कभी नहीं जीत सकता, ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर आना पड़ेगा। मशरक़ वुस्ता में बड़ी जंग का आगाज हो चुका है। खित्ते में जारी कशीदगी एक नए खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। इजरायली हुकूमत ने दावा किया है कि इजराइल ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान का मुकम्मल फिजाई कंट्रोल हासिल कर चुका है। इजराइल ने ईरान के 1/3 मिसाइल लॉन्चर्स और ईरान के स्टेट टेलीविजन चैनल को तबाह करने का दावा भी किया है। इजरायली हमलों में ईरान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह समेत ताकतवर तरीन शख्सियात और 14 एटमी साइंसदान शहीद हो चुके हैं। ईरान की वजारत सेहत का यह कहना है कि इजराइल की जानिब से ईरान पर जारी हमलों के नतीजे में अब तक 224 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें से 90% आम शहरी हैं। ईरानी मीडिया ने इजरायली हमले में ईरानी फौज के सरबराह जनरल बाकरी, पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी, पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काजमी और नायब हुसैन मुहक्किक की शहादत की तस्दीक की है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी हमले से मुतासरा मकाम का दौरा किया, जहां कम अज कम 4 इजरायली शहरी तो हलाक हुए। लेकिन एक वीडियो पैगाम में उसका कहना था कि हम यहां इसलिए हैं क्योंकि हम अपने वजूद की जंग लड़ रहे हैं। सोचें, अगर ईरान के पास एटमी हथियार होते तो वो इजरायली शहरियों पर गिरा सकता। सोचिए कि अगर ईरान के पास ऐसे 20,000 मिसाइल होते तो क्या हो चुका होता। इजरायली हुकाम ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei पर हमले का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। ईरान की आला क़यादत को निशाना बनाने के तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। जबकि 2 सीनियर अमरीकी हुकाम के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei के कत्ल के मंसूबे पर आगे बढ़ने से रोक दिया। रॉयटर्स से बात करते हुए अमरीकी एहलकारों ने यह वाज़ेह किया है कि इजराइल ने इस बारे में अमेरिका को आगाह किया, लेकिन सदर ट्रंप ने इस हमले की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। जबकि ईरान की जानिब से आज सुबह इजराइल पर दूसरा बड़ा हमला किया गया। ईरान ने इजराइल पर 100 से जायद सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ईरानी मीडिया का यह दावा है कि हीफा में इजराइल का बड़ा ऑयल डिपो इन हमलों में तबाह हुआ है। इस कार्रवाई में नए तरीकाकार और इंटेलिजेंस और तकनीकी सलाहियतों के इस्तेमाल से दुश्मन के दिफाई निजाम को इस हद तक मुतासिर किया गया कि इजरायली दिफाई निजाम एक दूसरे को निशाना बनाने लग गया और इस हमाये और उसके बाद ऐसी हिकमत अमली का नतीजा ये देखा गया कि इजरायली इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल अपने अहदाफ और टारगेट्स पर लगने में कामयाब रहे। ईरान की पासदारान इनकलाब का कहना है कि आइंदा कार्रवाइयाँ पहले से कहीं ज़्यादा शदीद मौसर और दुरुस्त निशाने पर लगने वाली और तबाहकुन साबित होंगी। और अब से कुछ देर कबल इसी हवाले से अल जजीरा के मुताबिक इजराइल में सायरन्स बजने शुरू हो गए हैं कि क्योंकि ईरान ने अपना अटैक लॉन्च कर दिया है। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक ईरान ने एक दिन में दूसरी बार इजराइल पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे, जबकि अब ये तीसरी बार वार किया जा रहा है। जबकि इजराइल ने ईरानी हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि इजराइल के शुमाली हिस्से में ईरान के जंगी तैयारे देखे गए हैं। ईरानी कमांडर्स का कहना है कि गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान इजराइल के 44 ड्रोन और क्वाडकॉप्टर्स गिराए जा चुके हैं। जबकि मशहद में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम फाल है कि जिसने मुतअद्दिद इजरायली मिसाइलों को तबाह किया। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर कैट्स का ईरानी हमलों पर रद्द अमल में यह कहना है कि ईरान के इन हमलों की कीमत तेहरान के रिहायशी सिटीजन्स अदा करेंगे। उनका कहना है कि ईरान के रात गए मिसाइल हमलों से हमारे कुछ लोग हलाक,
दर्जनों जख्मी हुए हैं कि जिसकी कीमत अब तेहरान वालों को चुकाना पड़ेगी। और अब से कुछ देर पहले एक बार फिर ईरान की तरफ से मिसाइल हमला शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज भी इजराइल ने मशहद एयरपोर्ट और ईरान के मशरकी इलाके में 2300 किलोमीटर अंदर हमला किया। हवाई अड्डे पर हमले के बाद तमाम ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मशहद एयरपोर्ट के रनवे को भी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि इजराइल ने तेहरान में पासदाराने इनकलाब के हेडक्वार्टर्स पर हमला करने का और ईरानी वजारत दिफा को निशाना बनाने का दावा किया। दूसरी जानिब ईरान के सदर ने सख्त अल्फाज में खबरदार कर दिया है कि अगर इजराइल ने हमले बंद ना किए तो ईरान इससे भी ज्यादा सख्त रद्द अमल देगा। उनका कहना है कि ईरान अपने दिफा से पीछे नहीं हटेगा और किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। इस जंग का एक अहम तरीन पहलू उस तीसरे फरीक अमरीका की इजराइल से ताउन का है नाजरीन, कि जो फकत 4 दिन पहले तक ईरान से जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जारी रखे हुए था और गो के इजरायली हमले के बाद ईरान की जानिब से अमरीका के साथ मुज़ाकरात का छठा दौर मनसूख किया गया है, जो पहले से तयशुदा था। लेकिन मुस्तदका इतलात हैं कि ईरान पर इजराइल के हमले से कबल अमरीका ने इजराइल को तकरीबन 300 हेलफायर मिसाइल्स भेजे थे। अमरीकी ओहदेदारों ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर गैर मुल्की खबर साल इदारे को यह भी बताया है कि इतनी बड़ी मिकदार में हेलफायर मिसाइल की मुंतकली से यह पता चलता है कि सदर ट्रंप और ट्रंप इंतजामिया इजराइल के ईरान पर हमले के मंसूबे से बखूबी वाकिफ थे। इजराइल के ईरान पर किए गए हमले तक हेलफायर मिसाइल समेत दीगर हथियारों की बड़ी मिकदार की तरसील की खबर खुफिया रखी गई। और आज अमेरिका के सीनियर सहाफी रेचल स्कॉट से ऑफ कैमरा गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप का यह कहना था कि यह मुमकिन है कि हम ईरान और इजराइल की इस लड़ाई में शामिल हो जाएं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका का ईरान पर हालिया हमले से कोई ताल्लुक नहीं, ताहम अगर ईरान ने अमेरिका या इसके मुफादात पर हमला किया तो वो ऐसा भरपूर जवाब देंगे कि जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। सदर ट्रंप ने यह बात भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर की है कि जिसमें ये वाज़ेह कर रहे हैं वो कि अमेरिका ईरान इजराइल तनाज़े में फरीक नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सदर ट्रंप ने साथ ये दावा भी किया है कि वो ईरान और इजराइल के दरमियान मुआहिदा आसानी से करवा सकते हैं और ये तनाज़ा हल किया जा सकता है बशर्ते कि दोनों फरीक संजीदा हों। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जारी हैं और मौजूदा कशीदा सूरत हाल के बायस ईरान अब मुमकिना तौर पर मुआहिदे के लिए ज्यादा आमादा होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा भी किया है कि ईरान किसी सूरत जोहरी हथियार नहीं रख सकता, जबकि ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरगची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह कहा है कि इजराइल के ईरान पर हमलों में अमेरिका बराह रास्त शराकतदार है, बराह रास्त शरीक है और इसकी संगीन नताइज होंगे। उनका कहना है कि इजराइल ने ईरान की एटमी तंसीबात को निशाना बनाकर रेड लाइन अबूर कर दी है। अब्बास अरगची ने इल्जाम लगाया है कि अमेरिका की रजामंदी के बगैर इजरायली हमला सिरे से मुमकिन ही नहीं था और इसमें अमेरिकी मुदाखलत के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। आपको ताज़ा तरीन खबर देते चलें कि इजरायली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा है कि अगर खमनेई को कत्ल कर दिया जाता है तो ये जंग इस वक्त ही रुक जाएगी। ताज़ा तरीन खबर यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू का यह मानना है कि आयतुल्लाह खमनेई इरानियन सुप्रीम लीडर को अगर ख़त्म कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए तो ये जंग रुक सकती है। अब इसमें अमेरिका का क्या किरदार होगा, क्योंकि अभी तक यही रिपोर्ट हो रहा है कि अमेरिका ने ये करने से रोका है इजराइल को, जबकि दूसरी तरफ ईरान के वजीर खारजा ने ये दावा दो टोक अल्फाज में किया है कि तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले जो है वो खलीज फौज में जंग का दायरा वसी कर सकते हैं और अगर ईरान को मजबूर कर दिया गया तो ये जंग दीगर मुमालिक तक भी बढ़ाई जा सकती है। इस पे गौर किया जा सकता है। ईरानी वजीर खारजा ने यह वाज़ेह कर दिया है कि ईरान किसी ऐसे मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा कि जो उसे जोहरी तवानाई के हक से रोके और 60% से जायद यूरेनियम की अफजुर्दगी का अमल जारी रहेगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब ईरान और इजराइल के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़े को कम करने के लिए जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने ईरान की फौरी मुज़ाकरात की पेशकश की है। जर्मन वजीर खारजा फॉरेन मिनिस्टर जोहान वाल्डफुल को इस वक्त मशरिक़ वस्ता के दौरे पर वो मौजूद हैं और उन्होंने जर्मन नशरियाती इदारे को एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी कशीदगी कम करने का मौका मौजूद है। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ईरान के साथ फौरी तौर पर जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और उनका कहना यह भी था इस इंटरव्यू में कि ये तनाज़े को ख़त्म करने की बुनियादी शर्त है कि ईरान
खित्ते, इजराइल या फिर यूरोप के लिए कोई खतरा ना हो। और साथ ही तीनों यूरोपियन ममालिक की इस पेशकश को मौजूदा कशीदा सूरत हाल में एक अहम सफारती कोशिश करार दिया जा रहा है, जबकि चीन ने इजरायली जहारियत के खिलाफ ईरान की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइना टू द यूनाइटेड नेशंस फू कॉन्ग का यह कहना है कि इजराइल ने जोहरी तंसीबात को निशाना बनाया। ये एक और रेड लाइन है कि जो इजराइल ने अबूर की। जबकि ईरान इजराइल जंग के तनाजुर में गार्डियन अखबार ने शह सुर्खी लगाई है कि ट्रंप, नेतन्याहू और खमनई तीन नाराज बूढ़े कि जो हम सबको मार सकते हैं। अखबार ये लिख रहा है कि ख्वाह नाअहल हों, ख्वाह अपनी बका की जंग लड़ रहे हों या फिर बदउनवान हों, वो अपने मुल्कों की क़यादत करने के लिए नाअहल हैं, क्योंकि वो ऐसे फैसले कर रहे हैं कि जो पूरी दुनिया को खतरे में डाल चुके हैं। ये जंग जिसे इजराइल ने चुना है, इसे रोका जा सकता था। जब बमबार तैयारे ईरान के लिए रवाना हुए तो सफारती बातचीत जारी थी। इजराइल के मुसलसल गैर कानूनी बिला जवाज फ़ज़ाई हमलों से ईरान के जोहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने का इम्कान नहीं है, जबकि CNN की सीनियर सहाफ़ी क्रिस्टियान अमानपुर का यह कहना है कि ईरान और अमरीका के दरमियान होने वाली मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ की तवक्को थी, मगर इजरायली हमले के नतीजे में पेशरफ ना हो सकी। इजराइल ने ईरान की इस शख्सियत पर हमला किया कि जो मुज़ाकरात में खुद शरीक। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अमूर मशरक़ वुस्ता डॉक्टर कंदील अब्बास और हमारा साथ दे रहे हैं सीनियर ईरानी तज्ज़ियाकार सैयद महाजिर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कंदील, आई विल स्टार्ट विद यू। फरमाए दीजिएगा, सदर ट्रंप का ये कहना कि ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं और फिर मौजूदा कशीदा जो ये सूरत हाल है, इसके बायस ईरान अब मुमकिना तौर पर मुआहदे के लिए ज्यादा आमादा होगा। आपको लग रहा है ही इज अगेन मिसकैलकुलेटिंग द सिचुएशन? इसी तरह टैरिफ्स लगा के चाइना का भी डेस्परेट होने का उन्होंने कहा था और इस बार ईरान के डेस्परेट होने का भी कह रहे हैं। डू यू थिंक दैट इज द केस राइट नाउ? देखिए, अमेरिका को ये उम्मीद है कि वो चूंकि डिप्लोमेसी में तो नाकाम हुआ है कि ईरान को कन्विंस कर सके कि वो अपना एनरिचमेंट को जीरो पे ले आए। अब वो ईरान के अंदर ये तासुर पाया जाता है कि असल जंग ईरान की इजराइल के साथ नहीं है बल्कि अमेरिका के साथ ही है, और अमेरिका डायरेक्ट इसलिए ईरान के साथ इन्वॉल्व नहीं हुआ कि ईरान ने अनाउंस किया हुआ था कि अगर अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो ईरान के हमसाया ममालिक में कम से कम 10 मिलिट्री बेस अमेरिका के ऐसे हैं जिस पर 50,000 अमरीकी फौजी हैं, और इन 50,000 अमरीकी फौजियों में से अगर चंद के भी बॉक्सेस अमेरिका गए तो फिर ट्रंप को अपने वोटर्स को ये जवाब देना पड़ेगा कि उनको इस बेस पर उन्होंने वोट लिया था कि वो दुनिया से जंगें खत्म करेंगे। अब अगर वो अमेरिका को जंग में इन्वॉल्व करते हैं तो ये अमेरिका के लिए डोमेस्टिक लेवल पे भी, रीजनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी इश्यूज पैदा होंगे। यही वजह है कि अमेरिका ने अपनी एक प्रॉक्सी यानी इसराइल को ईरान के खिलाफ लॉन्च किया है, और फिलहाल ईरान ने भी अपने आप को महदूद रखा हुआ है। और अगर मैं समझता हूँ कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील के ऊपर वो बात करना चाहते हैं तो ईरान का लॉजिकल मौक़िफ़ ये था कि वो एनपीटी की शराइत के मुताबिक, आईएईए की शराइत के मुताबिक 3.65 तक यूरेनियम एनरिच करेगा और इसको सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करेगा। ये वो चीजें जो इंटरनेशनल लॉ ईरान को अलाउ करता है। लेकिन अगर ईरान पर दबाव डाला जाता है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जीरो पर लेके आए तो ईरान का ख्याल ये है कि उसके बाद नई जो डिमांड्स आएंगी वो ये होगा कि ईरान अपना एटॉमिक प्रोग्राम भी खत्म करे, यानी एक कंप्लीट सरेंडर होगा अमेरिका के सामने, और इसके लिए ईरान बिल्कुल तैयार नहीं है। सो डॉक्टर साहब, 4 दिन हो गए इजराइल ईरान जंग को, और अब तक ईरान के 9 जोहरी साइंसदान, आर्मी चीफ, पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस हेड जो हैं, फिर नायब सरबरा पासदारान इनकलाब के, फिर आपके एरोस्पेस के सरबरा समेत 224 सिटीजन, आम शहरी इरानियन जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। जोहरी मुज़ाकरात का भी खात्मा हो गया ऑफिशियली, सालिसी भी मुस्तरद कर दी गई है। इवन दो डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि ईरान विल बी डेस्परेट टू कम ऑन द टेबल फॉर डायलॉग। डू यू फील सो सर? बिकॉज इजराइल ने गजा की तरह तो ईरान में भी फिजाई हमलों से कबल ये वार्निंग जारी करनी शुरू कर दी है। बिल्कुल ऐसे ही आपको याद होगा वार्निंग्स इजराइल जो है वो हमास और गजा के लोगों पर भी देता आया है। ईरान को ऐसी धमकियां देना तो ये वाजे कर रहा है कि इजराइल को किसी का भी डर नहीं है। एंड अभी जब एज वी स्पीक ईरान भी मिसाइल अटैक्स लॉन्च कर चुका है एक बार फिर, कहां रुकेगा ये सिलसिला सर? देखिए, पहले 2 दिन में तो ये जो बातें आपने बताई हैं यही कैलकुलेशन थी, और इजराइल की कैलकुलेशन अब मिस कैलकुलेशन नजर आ रही है, क्योंकि वो
ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को एलिमिनेट करने का समझ रहे थे कि एक पैनिक क्रिएट होगा और ईरान में वो रजीम चेंज की तरफ डायरेक्ट चले जाएंगे, लेकिन हमने देखा कि 18 घंटे के अंदर ईरान ने रिवाइव किया, और न सिर्फ रिवाइव किया बल्कि दोबारा उन्होंने रिटेलिएट भी किया। उस रिटेलिएशन में अभी जो वीडियोस, हालांकि बहुत बड़ा सेंसर है, लेकिन जो वीडियोस आ रही हैं, इजराइल का छोटा सा एरिया है वो खंडर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। मेरा ख्याल अब इजराइल अकेले की बात यानी बस की बात नहीं है ईरान के साथ कन्फ्रंट करना। इस वक्त पूरा दबाव इजराइल का ये है कि अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाए जंग में। अब अमेरिका को ये डिसाइड करना है कि वो इंटरनेशनल और रीजनल पीस को किस तरफ लेके जाते हैं। अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होता है तो मेरा ख्याल है एक रीजनल लेवल पे एक वॉर शुरू हो जाएगी, क्योंकि ईरान के पास ऑप्शन कोई नहीं बचा कि मेन लैंड पर तो ईरान अटैक नहीं कर सकता, लेकिन पूरे रीजन में खासतौर पे कतर, यूएई, कुवैत और सऊदी अरेबिया, यहाँ पर जो अमेरिकन बेसिस हैं, ईरान अल्टीमेटली इनको हिट करेगा और इससे एक रीजनल वॉर का आगाज हो जाएगा। इसके लिए मैं समझता हूँ कि ईरान को भी काफी नुकसान होगा, लेकिन रीजनल इकोनॉमी, रीजनल पीस, स्टेबिलिटी ये डिस्टर्ब होगी, जिसका अल्टीमेटली इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा। तो डॉक्टर साहब, इजराइल के ईरान पर हमले से कबल ही हिजबुल्लाह की अहम क़यादत को निशाना बनाया गया, फिर नसरुल्लाह का कत्ल, फिर हमने देखा इस्माइल हनिया को भी ईरान के अंदर शहीद किया गया। गुज़िश्ता बरस भी कुछ फौज के जो रहनुमा हैं उनको भी टारगेट आउट कर लिया गया। ये कितनी डीप इंटरवेंशन है इजराइल की इनटू ईरान राइट नाउ? एंड यू लुक एट दिस सर, ये तो कार के बम नस्ब कर रहे हैं साइंसदानों को उड़ाने के लिए। इतनी डीप इंटरवेंशन है इनकी इनसाइड ईरान। देखिए, ईरान की हिस्ट्री को अगर आप देखें तो एक ही दिन में ईरान के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को एक बम धमाके में शहीद कर दिया गया था। ईरान की पार्लियामेंट के अंदर ब्लास्ट करके वहां के 72 मेंबर्स को इंक्लूडिंग ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर को शहीद कर दिया गया था। इस तरह ईरान के जो टॉप लीडरशिप है उसको कई दफा अटैक करके शहीद किया गया। ईरान की जो रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी है, उनका ख्याल ये है कि जब तक रेवोल्यूशन की आइडियोलॉजी जिंदा है, शख्सियात के जाने से या ईरान की ऊपर इस तरह के अटैक्स कोई असर नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि इस वक्त ईरानी कौम में जो स्टेट और सोसाइटी में थोड़ा बहुत गैप भी क्रिएट हो रहा था, इस जंग ने दोबारा उसको फिल कर दिया है और इस वक्त ईरानी यूनाइटेड नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर जो इजराइल के खिलाफ मुस्लिम वर्ल्ड में एक हेट्रेड था, वो अभी पीक पे पहुंचा हुआ है, क्योंकि 2 साल का जो जेनोसाइड गजा में हुआ था उसके बाद अभी पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में एक शदीद किस्म का हेट्रेड नजर आ रहा है। और ये पहली दफा के सऊदी अरब, पाकिस्तान और पूरी इस्लामिक वर्ल्ड ने इजरायली अटैक को ईरान के ऊपर कंडेम किया है। अब यहाँ पर अगर मुस्लिम वर्ल्ड की एक यूनिटी आती है अलॉन्ग विद चाइना और रशिया, तो मेरा ख्याल है एक अच्छा एक प्रेशर डेवलप होगा। और इजराइल को जिस तरह पाकिस्तान ने मोदी को नकेल डाली थी, उसी तरह के नेतन्याहू को भी एक नकेल डालने का मौका मिल सकता है। आपको बता दूं, अब यूके भी अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है। यूके फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी का भी बयान आ गया है। आई वांट टू बी क्लियर, the UK was not involved in the strikes against Iran. This is a military action conducted by Israel कि यूके का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब, इजरायली अखबार हैरिड जो है वो भी लिख रहा है कि नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान भी ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। अब ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को ये कहा था, एंड दिस वाज हेवीली रिपोर्टेड, कि वो तीसरी जंग अजीम का जुआ खेल रहा है। सबको मालूम है कि नेतन्याहू तीसरी जंग अजीम शुरू करवाने की पूरी कोशिश में है। दिस विल ऑफ कोर्स सूट हिम पॉलिटिकली एज वेल। लेकिन डॉक्टर साहब, ट्रंप जो है आज, हाउ डू वी लुक एट हिम? इरानियंस फील कि उनको डबल क्रॉस किया है ट्रंप ने। ट्रंप की इंतजामिया सालिस है या फरीक है इसमें? देखिए, मैं इसको इजराइल को बिल्कुल अकेला नहीं समझ रहा, क्योंकि सारी प्लानिंग अमेरिका की है। और थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड पे अगर आप देखें कि बाइपोलर जो सिस्टम था, यानी कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने पूरी कोशिश की दुनिया को यूनिपोलर वर्ल्ड में तब्दील कर सके और पूरी दुनिया पर अमेरिका दुकानी हो। लेकिन हमने देखा कि प्रैक्टिकली मल्टीपोलर वर्ल्ड ने एमर्ज किया और पूरी दुनिया के मुख्तलिफ पोल्स जो थे वो मुख्तलिफ रीजन से अमेरिका के खिलाफ एक मुजाहमत आई थी। लेकिन इस वक्त दोबारा वो कोशिश जारी है। खासतौर पर ट्रंप के ज़हन के मुताबिक उन्होंने मोदी और नेतन्याहू जैसे जो लीडर हैं, इन सपोर्ट करके साउथ एशिया में और मिडिल ईस्ट में अपनी हुक्मरानी कायम करने की कोशिश की है। लेकिन दोनों तजर्बे उनके नाकाम हुए हैं। पाकिस्तान ने जिस तरीके से मोदी का गुरूर खाक में मिलाया, उसी तरह ईरान ने भी नेतन्याहू की प्लानिंग को बिल्कुल खाक में मिला दिया है। और इस वक्त मेरा ख्याल है पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में अगर आप देखें तो मिलिट्री
पावर के लिहाज से कोई और मुल्क इतना पावरफुल नहीं है जितना पाकिस्तान और ईरान है। और इस वक्त ईरान में और पाकिस्तान में यूनिटी एक नजर आ रही है, खासतौर पर That's well इंडिया and good, और मगर कता कलामी माफ डॉक्टर साहब, you know the fact is कि पूरा खित्ता अब जंग की लपेट में आ सकता है। And let's not get emotional here sir, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसानात जो हैं वो हुए हैं, and we have to understand कि इसको रोका कैसे जाएगा। देखें, एक तरफ आपका ट्रम्प भी तो डबल सिग्नलिंग कर रहे हैं, अब वो यूएस निमिट्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को भेज रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी तमाम तर ऑप्शंस खुले रखने की। तो ट्रम्प एक तरफ तो जंग में शामिल होने की धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान और इजराइल के दरमियान जो है वो जल्द अमन कायम हो जाएगा। मुतअद्दिद गैर एलानिया मुलाकातें भी हो रही हैं, फिर दोनों ममालिक को मुआहिदा भी करना चाहिए, ये भी साथ कहा जा रहा है। लेकिन जल्द ही अमन किस तरह हम देख लेंगे जब इजराइल वाज़े तौर पर लेटेस्ट खबर ये आई है कि बेंजामिन नेतन्याहू अब ये कह रहा है कि आयतुल्लाह खamenei को टेक आउट करेंगे तो जंग रुकेगी। आई मीन दिस मैन इज बियॉन्ड एनी रूल्स। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ईरान का जो सरकारी रेडियो और टेलीविजन है उस पे डायरेक्ट अटैक किया है और लाइव प्रोग्राम के दौरान एंकर को अपना प्रोग्राम यानी रोकना पड़ा है और वहाँ की नशियात रुकी हैं। ये वो चीजें हैं कि जो साबित कर रही हैं कि इंटरनेशनल लॉ की डायरेक्ट वायलेशन हो रही है। और इस वायलेशन को फेस करने के लिए मेरा ख्याल है जो यूरोपीय कंट्रीज हैं वो अपने आप को भी मुंह नहीं सकेंगे, इसलिए कि जो लिबरल ऑर्डर उन्होंने बनाया था, एक इंटरनेशनल ऑर्डर बनाया था, उसकी बेस पे अवाम मशरकी ममालिक में तो ज्यादा नहीं लेकिन मगरबी ममालिक में ये शऊर है उनका कि उनके हुक्मरानों को कौन सा किरदार अदा करना चाहिए। आप देखिए कि पिछले 2 साल में नेतन्याहू के खिलाफ जो नफरत खुद इसराइल के अंदर पैदा हुई है, मुस्लिम वर्ल्ड में पैदा हुई है, उसका मगरबी ममालिक को भी बढ़ा, क्योंकि पूरे मगरबी ममालिक में एंटी इसराइल नहीं है, तो उसका एक नफरत मगरबी ममालिक के बारे में भी और अमेरिका के बारे में। इस वक्त अगर अमेरिका ने राइट डिसीजन अमेरिका का एक डिक्लाइन नजर आएगा, इसलिए इस बैठे कब अमेरिका में कूदे। सर आपको रिकनेक्ट करते हैं, आपकी आवाज कट रही है, आपकी लाइन मुनक़ता हो रही है। वी विल रिकनेक्ट यू। नाज़रीन, अमेरिका इजराइल का मददगार डोनाल्ड ट्रंप की गैर संजीदगी और तजाद ने पूरी दुनिया को कंफ्यूज किया हुआ है। आग पर तेल के मुतरादिफ काम किया जा रहा है। अमेरिका ने ईरान से नया जोरी मुआहिदा करने की बात भी की, फिर पुरानी डील को भी ख़त्म कर दिया, दे पुल द प्लग, फिर नई शराइत पर भी इत्तफाक ना हो सका और बज़ाहिर ईरान इजराइल जंग में किसी भी शमूलियत से इनकारी है। मगर ईरान पर हमले का पेशगी इल्म भी और हमले से पहले इजराइल को हेलफायर मिसाइल भी फराहम करना अमेरिका का ही किरदार रहा है। इससे ये भी पता चल रहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया इजरायली मंसूबे से बखूबी वाकिफ थी। एंड एज ऑफ राइट नाउ ईरान ने अपनी जो अटैक है, मिसाइल अटैक है, उसको लॉन्च करने की खबरें आ रही हैं। द गार्डियन में खारजा अमूर के मुबस्सिर जो हैं साइमन टिजाल, उनके कॉलम का उन्वान भी यही रहा कि ट्रंप, नेतन्याहू एंड खamenei are 3 angry old men who could get us all killed. It is absolutely shocking जितनी तेजी से पूरी दुनिया जो है वो एक्टिव होकर डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ रही है। दिस वाज द एग्जैक्ट डिप्लोमेसी विच वी डिड नॉट सी जब एक लाइव जेनोसाइड जो है वो शुरू हुई और आज तक कंटिन्यू कर रही है गाजा में। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। आबादी और वसाइल के हवाले से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया गया है। मरकज की तरह पंजाब में भी अपोजिशन अरकान असेंबली ने वजीर खजाना पंजाब की तकरीर के दौरान सख्त तरीन एहतजाज किया और नारे लगाए। साथ ही बजट तकरीर की कॉपियां फाड़कर वजीर खजाना पर उछाल दी। डिफरेंटली एबल्ड तलबा को हुकूमत की तरह 4.4 अरब रुपए की लागत से। जनाब स्पीकर, ये 5 साल तक ऐसे ही शोर करते रहेंगे और हम इंशाअल्लाह ताला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की क़यादत में पंजाब के अवाम की खिदमत करेंगे। जनाब स्पीकर, 5,300 अरब रुपए मालियत के इस बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, जबकि रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 5% इजाफा किया गया है।
गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 21% इजाफे के साथ तालीम के लिए 811.8 अरब रुपए, 17% इजाफे के साथ सेहत के लिए 630 अरब रुपए, लोकल गवर्नमेंट के लिए 411 अरब रुपए और ज़राअत के लिए 129.5 अरब रुपए की रकम मुख्तस कर दी गई है। जबकि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, ना ही किसी टैक्स की शरह में इजाफा किया गया है। कोई हमने नया टैक्स नहीं लगाया, एक भी नया टैक्स नहीं लगाया। ये दूसरा साल है कि पंजाब ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया और इस दफ़ा जो हमारी हेल्थ के शोबे पे और एजुकेशन के शोबे पे जो स्पेंडिंग है वो तारीख में 77 ईयर्स में सबसे ज़्यादा है। हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 1 से 22 तक के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, जबकि पेंशन की मद में 5% इजाफे का फैसला किया है। इसी तरह कम से कम माहाना तनख्वाह को 37,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये करने की तजवीज़ भी इस बजट में शामिल है। हमने इस बजट में अदादो शुमार से बढ़ के जज्बात, एहसासात और अवामी उमंगों को फौकियत दी है। सालाना सूबाई तरक्याती बजट 47% इजाफे से 842 अरब रुपए से बढ़कर 1240 अरब रुपए कर दिया गया है। बजट तकरीर में यह बताया गया है कि सूद की अदायगियों में 30% कमी आई है, जबकि अगले माली साल के लिए सरप्लस बजट का हदफ 17.5% इजाफे से 740 अरब रुपए रखा गया है। अगले माली साल में 4062 अरब रुपए वफाक से, जबकि 828 अरब रुपए सूबाई सतह पर इकट्ठा किए जाएंगे। टारगेटेड सब्सिडीज के लिए 72 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। वफाक की तरह पंजाब में मौजूद अपोजिशन ने बजट को ना सिर्फ मुस्तरद कर दिया है बल्कि इस बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश किए गए वफाकी बजट की मंजूरी रोकने के लिए तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी को बजट वोटिंग में हिस्सा ना लेने की बाज़ाब्ता पेशकश कर दी है। ये पेशरफ्त इंतहाई अहम है क्योंकि पीपल्स पार्टी वफाकी बजट को मुस्तरद करने के साथ साथ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान भी कर चुकी है। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ रहनुमा असद कैसर और राजा परवेज अशरफ के दरमियान मुलाकात भी हुई है। मुलाकात के दौरान असद कैसर ने पीपल्स पार्टी के हालिया बयानात का हवाला देते हुए कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी वाकई बजट बॉयकॉट के हवाले से संजीदा है तो पीटीआई इस इकदाम से उसका साथ देने के लिए तैयार है। पेशकश के जवाब में राजा परवेज अशरफ ने मामला बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने रखने और मामले पर पार्टी में मुशावरत के लिए कुछ वक्त मांग लिया है। नाजरीन, आज ही पीपीपी की पार्लिमानी पार्टी का पार्लियामेंट में इजलास भी हुआ है और तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना होने पर बजट मंजूरी की हमायत ना करने पर गौर किया गया है। पीपल्स पार्टी मुसलसल बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। वफाक ने एक हमारे साथ और ज्यादती की है। वफाक के हाउसिंग एंड वर्क्स डिपार्टमेंट में एक इदारा होता था, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD, वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने खत्म कर दिया। नई कंपनी बनाएंगे, इस्लामाबाद से बैठ के बनाएंगे, नहीं बनेगा तुमसे। सिंध को मैंने कहा था अपनी कॉलोनी नहीं समझो, यहाँ तो ये प्रोजेक्ट्स ट्रांसफर करो सिंध को बजट के साथ, नहीं तो बजट पे वोट नहीं मिलेगा तुम्हें। कर लो पास, बजट कर सकते हो तो। वफाक को क्लियर करना चाहते हैं, सौतेलों जैसा सलूक सिंध से अगर करेंगे तो हम भी अपना हक लेना जानते हैं और हम अपना हक लेके रहेंगे। पीपल्स पार्टी ज़राई टैक्स आयद करने से मुतल्लिक वफाक के सामने अपना मुद्दा पहले ही रख चुकी है और अब पीपल्स पार्टी अगर बजट का बॉयकॉट करती है तो IMF प्रोग्राम खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि IMF मुआहदे की एक बहुत अहम शर्त यह है कि वफाकी बजट को पार्लियामान से मंजूर कराया जाए। आज ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद को 11% पर बरकरार रखने का फैसला करते हुए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। हालांकि कई ब्रोकरेज हाउसेज ने महंगाई की शरह में मुसलसल कमी के बाद इस तवक्को का इजहार किया था कि शरह सूद में मजीद कमी हो सकती है, मगर आज ज़राई पॉलिसी कमेटी ने अपने बयान में कहा है कि इक्तिसादी नमू बतदरीज बढ़ रही है जो अगले साल मजीद बढ़ेगी। मगर इसके साथ साथ कमेटी ने बैरूनी शोबे को लाहक चंद मुमकिन खतरात भी महसूस किए हैं, जबकि तजारती खसारे में मुस्तकिल इजाफा होता जा रहा है और माली रकूम की आमद कमजोर है। इस तनाजुर में कमेटी ने आज के फैसले को मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम और कीमतों के इस्तेहकाम को पायदार रखने के लिए मौजू करार दिया है। साथ ही कमेटी ने GDP नमू, तजारती खसारे और प्राइमरी सरप्लस के नंबर्स को भी मुतवाजन करार देते हुए ये कहा है कि तेल की आलमी कीमतें तेजी से बहाल हो रही हैं, जिससे मशरक़ वस्ता में बदलती हुई जोग्राफियाई और सियासी सूरत हाल और अमरीका चीन तजारती कशीदगी में कुछ कमी की अक्कासी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बयान में यह भी कहा गया है कि दूसरी छमाही के दौरान मुईशत की तरक्की की रफ्तार में इजाफा हुआ और GDP बढ़कर 3.9% तक पहुंच गई। ताहम
اہم فصلوں کی پیداوار میں خاصی کمی کے باعث زراعت کے شعبے نے مالی سال 2024 کے مقابلے میں کمزور کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ بیرونی شعبے کو لاحق خطرات سے متعلق مانیٹری پالیسی کمیٹی بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ عالمی تجارتی حالات کے پیش نظر درآمدات میں اضافہ جبکہ برآمدات میں کمی آئی ہے، مگر مضبوط ترسیلات زر نے جاری کھاتے پر بڑھتے اثرات کو زائل کر دیا ہے۔ تاہم غیر یقینی عالمی تجارتی حالات اور درآمدات میں مسلسل اضافہ مالی سال 2026 کے دوران جاری کھاتے میں معمولی خسارے کا باعث بن سکتا ہے۔ زرعی پالیسی کمیٹی نے اصلاحات ریفارمز کے مؤثر اور بروقت نفاذ، بالخصوص پبلک اونڈ انٹرپرائزز کی نجکاری یا پھر اصلاحات کے ذریعے مالیاتی استحکام کے طے شدہ ٹارگٹس حاصل کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کمیٹی بیان میں جن اصلاحات پر زور دیا گیا ہے ان میں ریاستی ملکیتی اداروں میں اصلاحات سر فہرست ہیں، اور ان میں آئی پی پیز کے بعد پی آئی اے کی نجکاری سب سے زیادہ اہم ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری کا عمل ایک بار پھر شروع کیے جانے کی خبریں گردش میں ہیں۔ حکومت نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کارپوریشن لمیٹڈ کی نجکاری کے لیے ایکسپریشن آف انٹرسٹ جمع کروانے کی تاریخ کو 3 جون سے بڑھا کر 19 جون کر دیا ہے، اور پی آئی اے نجکاری کی یہ دوسری کوشش ہوگی، کیونکہ پہلی کوشش میں حکومت کو $300 ملین کی مطلوبہ قیمت نہ ملنے پر بولی کے عمل کو منسوخ کر دیا گیا تھا، جبکہ آج پاکستان کی سب سے بڑی کھاد بنانے والی کمپنی فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ کی جانب سے پی آئی اے کے شیئرز خریدنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جمع کروائے گئے اپنے نوٹس میں بتایا گیا ہے کہ 13 جون 2025 کو منعقد ہونے والے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں نجکاری کمیشن کو دلچسپی اور پری کوالیفیکیشن دستاویزات جمع کرانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ساتھ ہی کمپنی نے پی آئی اے کے مالی اور انتظامی معاملات کا تفصیلی جائزہ لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ فوجی فرٹیلائزر کمپنی کی جانب سے شیئرز خریدنے سے متعلق پیش رفت اور ڈیولپمنٹ اس وجہ سے بھی اہم ترین ہے کہ 2024 کے اختتام تک پی آئی اے نے تقریباً 9.4 ارب روپے کا آپریٹنگ منافع یعنی کہ پروفٹ اور 26.2 ارب روپے کا خالص منافع رپورٹ کیا۔ ناظرین، اس وقت پی آئی اے کے مجموعی نقصانات کی رقم 600 ارب روپے سے زائد ہو چکی ہے۔ بجٹ میں نجکاری سے حاصل شدہ جو اماؤنٹ ہے، جو رقم ہے، اس کا تخمینہ 86.5 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ گزشتہ مالی سال رکھے گئے تخمینے سے یہ رقم جو ہے یہ 981% زیادہ ہے۔ 2024-25 میں 8 ارب روپے کا تخمینہ رکھا گیا تھا، اور گزشتہ سال جو ادارے ہیں ان کی نجکاری جو ہے سست روی کا شکار دکھائی دی، مگر اب بہرحال محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہی از ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر آن پرائیویٹائزیشن، آلسو ہیڈنگ دا پرائیویٹائزیشن کمیشن۔ محمد علی صاحب، always a pleasure، السلام علیکم۔ پہلے تو بتا دیجیے گا سر، فیڈرل بجٹ جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کو ایمفسائز کرتا ہے ایز اے ویری انٹیگرل پارٹ نیچرلی، تو اکنامک ریفارم کا آپ کا اب رول کیا ایز آف رائٹ ناؤ ان دس نیو بجٹ ایز ویل؟ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے انیشیٹیوز اور جو نمبرز رکھے گئے ہیں اسے، اینڈ ٹو آف کورس انشور کہ فسکل ڈیفیسٹ ریڈیوس ہو، انویسٹمنٹ ملک کے اندر آئے۔ پرائیویٹائزیشن جو ہے، جو ہمارا رول ہے وہ پرائیویٹائز کرنا ہے اوبویسلی، بٹ ٹو پرائیویٹائز اٹ ان اے وے کہ یہ ایسیٹس ان ہاتھوں میں جائیں کہ یہ پھر پراسپر کریں، ایک انڈسٹری میں کمپیٹیو انوائرمنٹ کریٹ ہو، پروفیٹیبلٹی ہو، امپلائمنٹ کریٹ ہو، تو صحیح بائر کے ہاتھ میں ایٹ دا رائٹ پرائز جائیں گے، تبھی ملک کا فائدہ بھی ہوگا۔ اور صرف بیچ دینا از ناٹ دا سول آبجیکٹو، سیلنگ اٹ ٹو دا رائٹ پیپل، نمبر 1۔ نمبر 2، جو آپ نے 86 بلین کا نمبر جو کوٹ کیا، یہ ہم نے بجٹ کے اندر فائنانس منسٹری کے ساتھ شیئر کیا ہے، بیکاز اس سال وی آر ہوپنگ کہ وی ول ہیو سم سکسیسز ان پرائیویٹائزیشن۔ پی آئی کے اندر وی آر ورکنگ ویری اگریسولی، انشاءاللہ وی آر ہوپنگ کہ بفور دا اینڈ آف دا کیلنڈر ایئر انشاءاللہ وی شوڈ بی ایبل ٹو پرائیویٹائز پی آئی اے اینڈ آف دس ایئر 2025، اینڈ آئی بلیو سر ابھی اسی ہفتے کے اختتام تک آپ لوگ نئے ای او آئیز بھی سرکولیٹ کریں گے اب؟ جی، ای او آئی کے لیے ہم نے آلریڈی ایڈورٹائز کر دیا تھا۔ 19 جون از دا لاسٹ ڈیٹ فار سبمیشن آف ای او آئی، کیونکہ یہ سیکنڈ راؤنڈ آف بڈنگ پھر سے شروع ہو رہا ہے، تو اس وقت کچھ لوگوں نے ایکسپریس کیا ہے اپنا انٹرسٹ، کچھ اور ابھی کریں گے، تو 19 تک وی ول ہیو کمپلیٹ ویزیبلٹی کہ کتنی پارٹیز انٹرسٹیڈ ہیں۔ اس کے بعد ان کو ہم پری کوالیفائی کریں گے، جو لوگ ہمارا کرائٹیریا میٹ کرتے ہوں گے۔ اس بار ہم نے کرائٹیریا میں کافی ساری چینجز کی ہیں ٹو میک شیور کہ دا رائٹ پیپل۔ اس بار آپ نے ایسے کیا اقدامات لیے ہیں کہ لاسٹ ٹائم کی طرح ایک مایوس کن بڈ نہ آ جائے صرف؟ You know, it was a little disappointing, $300 million کی آپ کا وہ، I mean, you were not at the helm of affairs at that time, now you are. تو کیا آپ لوگوں نے مختلف کیا ہے؟ لاسٹ ٹائم بھی کوشش کافی کی گئی تھی پرائیویٹائزیشن کمیشن کی طرف سے کہ اسٹرکچرنگ ایسی ہو کہ پارٹی زیادہ انٹرسٹیڈ ہوں، لیکن انفارچونیٹلی کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کی اپروول نہیں مل سکی تھی۔ فار ایگزامپل، بڈرس کی ڈیمانڈ تھی کہ جو جی ایس ٹی لگتا ہے پلینس کے ایکوزیشن پہ یا لیزنگ پہ یا اکوپمنٹ پارٹس کے اوپر،
تو وہ نہیں ہونا چاہیے, دنیا میں اور ملکوں میں نہیں ہوتا. وہ اس وقت وہ ہٹا نہیں سکی تھی گورنمنٹ, بیکاز IMF کو کنونس کرنا تھا. IMF ہیز اگریڈ, تو وہ ہٹ گیا ہے. سیکنڈلی بیڈرس کی ریکوائرمنٹ تھی کہ ایکویٹی نیگیٹو نہیں ہونی چاہیے, تو اس بار چونکہ PIA ہیز میڈ سم منی اور کچھ اور چینجز ہوئی ہیں, ہاں کچھ ہم لائبلٹیز آف PIA سے ہٹا کے ہولڈنگ کمپنی میں ڈال دیں گے, تو بیلنس شیٹ ہے وہ پازیٹیو ہوگی PIA کی بیفور دا پرائیویٹائزیشن. اس کے علاوہ آپریشنل انیفیشنسیز آپ ایڈریس کر رہے ہیں, لیگیسی ڈیٹ بھی آپ ایڈریس کر رہے ہیں. لیگیسی ڈیٹ 2023 کے اینڈ میں 2024 کے شروع میں گورنمنٹ نے PI سے ہٹا کے ہولڈنگ کمپنی میں ڈال دیا تھا, تو وہ ہٹ گیا تھا. لیکن ابھی بہت ساری لائبلٹیز FBR کی ہیں, کچھ سول ایویشن اتھارٹی کی ہیں. تو بیڈرس کی ایک ڈیمانڈ ہے جو کہ جائز ڈیمانڈ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پیسے جب ڈالیں گے PIA میں تو ہم اس لیے تو نہیں ڈال رہے ہیں کہ ہمیں ڈیٹ پے آف کرنا ہے, ہم تو اس لیے ڈال رہے ہیں کہ نئے پلینز لینے ہیں, ایکسپینشن کرنی ہے, تو وہ والی لائبلٹیز ہم ہٹا دیں گے. تو جو ہٹائیں گے تو بیلنس شیٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہو جائے گی. دیٹ واز ون آف دا ڈیمانڈ جس کی وجہ سے لاسٹ ٹائم بیڈرز نہیں آئے تھے. اس کے علاوہ مان گئے اس دفعہ آپ لوگ؟ جی اس بار مان گئے, اس لیے کہ اگر نیگیٹو ایکویٹی اگر آپ کی ہے اور پھر آپ کو پیسے بھی اچھے چاہیے, دونوں چیزیں ہو نہیں سکتی ہیں. If they are paying a price, then the balance sheet should be positive, otherwise it will affect the valuation. اس کے علاوہ اور بھی نے بہت ساری چینجز کی ہیں. فار ایگزامپل کنسورٹیم کے اندر اگر آپ کو چینجز کرنی ہے بیفور دا بڈنگ تو آپ کر سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ آج ہی ڈیسائیڈ ہو, بیکاز ہوتا ہے کہ جب پارٹیز انٹرسٹ شو کرتی ہیں اس کے بعد ڈیو ڈیلیجنس کا پروسیس, نیگوسیشن 4-6 مہینے کا پروسیس چلے گا, تو اس کے اندر if they want to bring someone else to join them, they should be allowed to do that. ساتھ ساتھ آپ 51 سے 100% حصص شیئر ساتھ مینجمنٹ کنٹرول جی بھی آفر کر رہے ہیں. جی 51 سے 100 ہوگا. ایگزیکٹ نمبر جو ہوگا کہ کتنا پرسنٹیج ہے یہ بیفور دا بڈنگ ڈیسائیڈ ہوگا, سب سے نیگوسیشن کرنے کے بعد. سیکنڈلی جو لاسٹ ٹائم ہوا تھا کہ 85% پیسے جو ہے وہ PI میں جا رہے تھے, 15% گورنمنٹ کے اندر جا رہے تھے, تو اس ریشیو کو بھی ہم دیکھیں گے کہ سیم رکھنا ہے, تھوڑا سا چینج کرنا ہے. تو اس That's negotiable now. That's negotiable. بیکاز تب ذرا ہارڈ سٹانس لیا ہوا تھا. سر اس میں سے اتنی لچک اب آپ دکھا رہے ہیں, تو پچھلے سال کیوں نہیں دکھائی گئی؟ علیم خان صاحب ہیلم آف افیئرس تھے, یہ سارے ایشوز اور جو لوگ انٹرسٹڈ تھے, جو پارٹیز, وہ بڑے ووکلی ان ایشوز کو ریز کر رہے تھے, وائس کر رہے تھے, مگر بالکل بھی لچک نہیں تھی, کوئی ساؤنڈ بورڈ نہیں ہمیں دکھائی دے رہا تھا. کیوں؟ اینڈ ہاؤ ہیو یو بیکم سو فلیکسیبل ناؤ؟ لچک فرینکلی جتنی اس بار ہے اتنی لاسٹ ٹائم بھی تھی, لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ لاسٹ ٹائم گورنمنٹ کے بس میں نہیں تھی. فار ایگزامپل GST گورنمنٹ نہیں ہٹا سکتی تھی, IMF کی کنڈیشن تھی کہ اپنا ہٹائیں. پازیٹیو ایکویٹی نہیں کر سکتی تھی گورنمنٹ اس وقت. اس بار جو ہمیں ایک ایڈوانٹیج ہو گیا ہے, 2 ایڈوانٹیج. پہلی بات تو کہ جب کوئی ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے تو وی آل لرن فرام اٹ. اگر میں نہ ہوتا اور کوئی بھی ہوتا تو وہ لرننگ ہوتی, فرسٹلی. سیکنڈلی جو اوور آل PI کی پرفارمنس رہی ہے اس سال وہ بھی اچھی رہی ہے. PI has done well this year, تو اس کی وجہ سے بھی ایک ایڈوانٹیج ہمیں ہو گیا ہے. تو the privatization will benefit because of the time period which has gone and the learnings that we have from the past experience. سر میری تو خبر یہ ہے آپ کو یہ ٹاسک دیا گیا کہہ کے get the work done. So I think امید یہی ہے کہ you will get this sorted in the deadline. So this year کے اینڈ تک, اختتام تک آپ امید کریں PIA کی نشکاری مکمل ہو جائے گی. انشاءاللہ. What is the role of foreign investors in this, sir? Because ابھی ہمیں خبر مل رہی ہے فوجی فرٹیلائزر جو ہیں وہ فرنٹ رنرز میں سے ہیں. دیکھیں فرنٹ رنر تو فرینکلی کوئی بھی نہیں ہے. I mean دلچسپی ان کی بڑی زیادہ ہے. They are also reviewing things. آپ تصدیق کر رہے ہیں اس کی؟ جتنے بھی پارٹیز ہیں they are all interested. It will be a transparent process. Who are the top parties right now? اس وقت دیکھیں جو ہم بات چیت کر رہے ہیں, عارف حبیب گروپ نے لاسٹ ٹائم بھی انٹرسٹ شو کیا تھا, اس بار بھی ان کا انٹرسٹ ہے. طبا گروپ نے لاسٹ ٹائم شو کیا تھا انٹرسٹ, اس بار بھی ان کا انٹرسٹ ہے. فوجیز ہیو شون انٹرسٹ. تو آئی تھنک اٹ ول بی اے کمپیٹیٹیو پروسیس جو کہ لاسٹ ٹائم بھی تھا فرینکلی. جہاں تک فارن پارٹیز کا سوال ہے تو فارن پارٹیز میں انٹرسٹ نہیں ہے. اس کی وجہ پرائمریلی یہ ہے کہ جو ایئر لائنز ہیں دے آر آلریڈی آپریٹنگ ان دیئر اون کنٹریز. تو جنرلی ایئر لائن بزنس میں بہت ریئر ہوتا ہے کہ ایک ایئر لائن کسی اور ملک میں جا کے ایکوزیشن کرے گی. پاس میں جو ایکوزیشنز ہوئی بھی ہیں تو ان کا ایکسپیرینس بہت اچھا نہیں رہا. سیکنڈلی اس وقت پاکستان میں FDI کو بہت زیادہ آ بھی نہیں رہی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ سکسیزفل پرائیویٹائزیشنز کرنی ہوں گی اور اس کے بعد وی ول بی ایبل ٹو سی فارن. اور سر پھر PIA کی بھاری قرضہ پرانے طیارے کا ایشو بھی تو ہے نا, 600-700 ارب روپے کے نقصانات ہیں. تو I mean these are things which will have to be factored in. آپ کو ابھی predominantly جو ہے یہی 3 بڑی پارٹیز کے اندر سے انٹرسٹ دکھ رہا ہے بہت زیادہ. And now you are focused for domestic investors. جی بالکل. جو بھی انٹرسٹ ہوگا فرام دا US, there is one party from the US represented by a non-resident پاکستانی, تو ان کا انٹرسٹ ہے وہ دیکھ رہے ہیں. زیادہ تر لوکل گروپس ہیں which we are okay with frankly. اور جہاں تک ڈیٹ کا سوال ہے, ایسے کہ ڈیٹ تو پہلے ہٹا دیا. اس دفعہ یو آر انشورنگ کہ ایک لیک آف کمپیٹیٹو بڈز ایشو نہیں ہوگا؟ نہیں انشاءاللہ نہیں ہوگی. یہ کہہ دیے ان سب کو کہ سر امبیرس نہ کیجیے گا. نہیں انشاءاللہ سب آئیں گے. اور اصل میں جو ہے کرائٹیریا تو مور اور لیس سیم ہی ہے, لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ
गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम देखें गवर्नमेंट ने नहीं दिया, गवर्नमेंट ने लचक भी नहीं दिखाई जो प्राइस थी. तो पीपल नो कि इट्स अ गुड एसेट और गवर्नमेंट विल गिव इट टू द राइट कंसोर्टियम इंशाल्लाह. और सर रूजवेल्ट होटल के हवाले से आपने क्या फैसला किया है? बिकॉज ये या तो आउटराइट सेल करेंगे या फिर जॉइंट वेंचर में जाएंगे, एंड व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स दैट यू आर फैक्टरिंग इन एट दिस पॉइंट? रूजवेल्ट होटल अगर आप एज इट इज़ बेच देते हैं जो अभी एज इज बेसिस पे, तो आपको पैसे कम मिलते हैं. बिकॉज न्यूयॉर्क मार्केट के अंदर इफ़ यू सेल एन रियल एस्टेट एसेट विथ अप्रूवल विच आर नीडेड, फॉर एग्जांपल यूनियन के साथ निगोसिएशन होती है, एयर राइट्स होते हैं और बहुत सारे अप्रूवल्स हैं, so then the amount of money you get will come to you in 2 to 3 years, but it will be twice of what you will get if you sell it on as is basis. तो अभी अगर आपको $100 आएंगे, तो अगर आप इंटाइटलमेंट से कुछ अप्रूवल के साथ बेचेंगे और 2 year प्रोसेस होगा, तो उसकी प्राइस डबल मिलेगी आपको. दैट्स हाउ द मार्केट वर्क्स ओवर देयर. Thirdly, if you do a joint venture with an established party over there, तो वहाँ पर बहुत सारे बड़े डेवलपर्स हैं, यू टॉकिंग अबाउट पीपल हु हैव बैलेंस शीट्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और बहुत सारे जो सॉवरेन्स हैं उस टाइप की ट्रांजेक्शंस करते हैं जॉइंट वेंचर. देन यू मेक रफली 4 times ऑफ व्हाट यू विल गेट राइट नाउ. ऑफ कोर्स हैवी फीस दी जाएगी, बट आई मीन उसका आप कह रहे हैं कि उसकी प्रोसीड्स भी दुगने होंगे. प्रोसीड अगर आप एज इज बेसिस पे बेचते हैं तो उसके मुकाबले में 4 गुना होंगे. तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी है. जोन्स लैंग लसेल है जिनको एंगेज किया गया है. So to explore the options right now? They are the advisors to the Privatization Commission. They've already explored the option और थोड़ी सी market sounding भी कर ली है. और क्या बता रहे हैं? Basically interest बहुत ज़्यादा. It's one of the best properties in the New York Location wise, market. absolutely. Yeah, it's one of the best properties, one of the best 4 plots actually. तो इसको अगर हम as it is बेच देंगे तो पैसे कम आएंगे. A joint venture will fetch us a lot more money. उसके अंदर obviously 6 से 8 साल का प्रोसेस होता है. उसके अंदर फिर उसको उसके कुछ रिस्क होंगे, लेकिन वो फिर हमें सारे स्ट्रक्चरिंग करनी. और आपको लगता है जॉइंट वेंचर हमारे ब्रॉडर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उससे अलाइन करता है, देखिए, एज अपोज्ड टू सेलिंग इट आउटराइट? हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको हम एग्जांपल दूं, जब हमने बैंक्स बेचे थे तो हमने 100% बैंक्स नहीं बेच दिए थे, हमने 51% बेचे. फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने बेचे, बिकॉज जब बैंक्स हमने बेचे एंड देन दे टर्न्ड अराउंड, दे डिड बेटर, सो बाद में जो स्टेक बेचा वी गॉट अ हायर प्राइस. पीटीसी हमने 25% बेचा था शुरू के अंदर, आई थिंक 26%. तो यू डोंट हैव टू सेल 100%, बट द डायरेक्शन हैज़ टू बी राइट. तो इवन इफ वी आर एबल टू सेल से 50% ऑफ द एसेट एंड हैव अ जॉइंट वेंचर, और बाकी जो हम पार्टनर्स अगर रहेंगे उसके अंदर, एंड इफ वी गेट अ लॉट मोर मनी फॉर द रिमेनिंग 50%, so it is in line with the privatization that we have done in the past. So मोहम्मद अली साहब, आपने दोनों जो मिसालें दी, एक पीटीसीएल की भी और बैंक्स की भी, सर एमसीबी के केस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइजेशन हो गई और बहुत तनकीद भी सहनी पड़ी बादज़ां भी कि ये सेल जो है वो कुछ सोच के रखी गई थी और इधर जो है वो मुकम्मल ट्रांसपेरेंसी नहीं थी. पीटीसीएल के पैसे वापस टाइमली नहीं मिले, वो भी हम लोग लिटिगेशन के अंदर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वी वर अ पार्ट ऑफ दैट. हाउ डू यू इंश्योर कि दोनों काम रूजवेल्ट के साथ ना हो और ट्रांसपेरेंसी रहे, शफाफियत रहे, फाइन प्रिंट भी हमारे हक में हो? एमसीबी के अंदर हम पिछले 20 साल से सुन रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ प्रूव नहीं हुई अगेंस्ट द प्राइवेटाइजेशन, नंबर 1. नंबर 2, जो दूसरी अपनी एग्जाम्पल दी पीटीसी, उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉपर्टीज़ थी वो ट्रांसफ़र हुई नहीं हुई, पीटीसी के नाम पर थी नहीं थी, वो सारी चीज़ें थी. आई थिंक ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें डिस्कोर्स में फेस करनी होगी, वो है कि प्राइवेटाइजेशन जब हम करते हैं तो वी हैव टू डू आवर होमवर्क राइट. अगर हमने जल्दी में कर दिया, एक हमारे मुल्क में एक बड़ा ये एक कोई चीज़ होनी होती है पर फ़ौरन करनी होती है. यू कांट डू सम ऑफ दीज थिंग्स इमीडिएटली. फॉर एग्जांपल डिस्कोर्स के अंदर आपके मुल्क में यूनिफॉर्म टैरिफ रहेगा, अलग अलग टैरिफ होगा, कंपेरेटिव मार्केट कब बनेगी, इन्वेस्टमेंट लोग कैसे करेंगे, जो वो इलाके हैं जिनके अंदर रिकवरी कम है वहाँ पर बिजली कैसे प्राइवेट सेक्टर देगा. तो यू हैव टू डू द होमवर्क राइट. तो इंशाल्लाह इस बार सर, एंड आई विल गेट टू द डिस्कोर्स बिट लेटर. सर देखिए ना, यू कैन नॉट कंपेयर डिस्कोर्स टू रूजवेल्ट. ये एक इंटरनेशनली आई मीन जस्ट एनविएबल, मुंह में पानी आने वाली प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर पहले भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रही है. कभी बेचारे जरदारी साहब का कोई फ्रंटमैन आ गया, कभी बेचारा जुल्फी बुखारी का नाम आ गया, कभी किसका आ गया ना. They're probably not बेचारास, बड़े तगड़े और अच्छे लोग हैं अपने राइट्स में. कहने का मकसद कुछ साबित नहीं हुआ ना, हर किसी का फ्रंटमैन आ गया, फ्लां खरीदना चाह रहे. यू वांट टू अवॉइड ऑल दैट कंट्रोवर्सी. वी डू नॉट वांट अनदर आपका कोई पीछे का कॉन्टैक्ट, कोई यू नो द पावरफुल कॉरिडोर्स एक्टिंग अप एंड you know one of those parties actually getting first dibs on it because it suits them. We don't want any of that. True. So you have to avoid that. तो अब मुझे लगता है मुमासलत डिस्कोर्स के साथ ना करें. आपको तो फूक के चलना होगा सर, लेने के देने ना पड़ जाए बाद में. You're absolutely right. फ्री मशवरा. Agreed. लेकिन देखें जो आपने नाम लिया JLL का, they're one of the top real estate advisors in the New York market, right? So we are one of the best advisors. Secondly, ये जिस भी entity के साथ ये अगर joint venture होगा तो ऐसा नहीं होगा कि कोई हम
सेलेक्टिवली कोई निगोशिएट करके चूज़ करेंगे. इट विल बी अ कम्पिटिटिव प्रोसेस. जिस तरीके से लोकली हम करते हैं वैसे ही होगा. थर्डली, आप खुद भी देख लेंगे, सब लोग देखेंगे, इट विल बी वन ऑफ द टॉप डेवलपर्स. कोई छोटा मोटा डेवलपर तो कर नहीं सकता ना. जो फॉरेन डेवलपर ठीक है. डेवलपर जैसे आपको क्लैरिटी है कि पीआईए हमारा कोई लोकल इन्वेस्टर ही अब लेगा, वो क्लैरिटी है आपको कि हमारा कोई लोकल डोमेस्टिक प्लेयर जो है वो रूजवेल्ट में नहीं टांग घुसाएगा. इसमें आपको 2-3 चीज़ें चाहिए. नंबर 1, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ द यूएस मार्केट. इट्स नॉट ईजी टू गेट ऑल द अप्रूवल्स. तजुर्बा होना चाहिए ऑफ अ नंबर ऑफ ईयर्स. नंबर 2, जो भी इसको लेगा उसको इसकी डेवलपमेंट के अंदर तकरीबन $1-8 बिलियन की इक्विटी डालनी है और $2 बिलियन डेट रेस करना है. नाउ हैविंग अ $3 बिलियन ऑफ फंड्स अवेलेबल इज नॉट ईजी फॉर समवन हु इज नॉट एक्सपीरियंस इन दैट मार्केट. बैंक्स या लेंडर्स $2 बिलियन तो नहीं दे देंगे इतने आराम से. इट विल बी वन ऑफ द टॉप डेवलपर्स इन दैट मार्केट. An established developer. I'm not concerned about the money. पैसा बड़ा है सर. मैंने जितने नाम लिए और भी बहुत जो नहीं लिए, पैसा बड़ा है. Established developer होगा, foreign developer होगा. ठीक है, आई एम कमिटिंग टू यू बोथ दिस थिंग्स. ओके, आई एम ग्लैड सर. अब आ जाए डिस्कोस के ऊपर. सूबे नहीं इंटरेस्टेड, क्या करना है डिस्कोस का? कोई इसकी टाइम एंड ऑफ द ईयर तक हमें कोई 1-8 डिस्को प्राइवेटाइज होती दिख रही है? मेरा ख्याल है एंड ऑफ द ईयर तक नहीं होगा ये. वी आर लुकिंग एट फर्स्ट हाफ नेक्स्ट ईयर. तो इसमें होमवर्क बहुत है. डिस्कोस के अंदर बहुत काम करना है. अनफॉर्चुनेटली हमने कंपेरेटिव मार्केट नहीं बनाई मुल्क में. अब देखें, अगर आप डिस्कोस इस तरीके से बेच देंगे एज इट इज़ और उनका रिटर्न फार्मूला सेट हो जाएगा तो फिर एक और ये IPPs वाला स्कैंडल ना हो जाए 5 साल के बाद. मार्केट होती, कंपटीशन होता तो फिर एक बहुत फ़र्क तरीके से प्राइवेटाइजेशन होती. लेकिन वी हैव टू लिव विद द रियलिटीज़ ऑन द ग्राउंड. तो मेरे ख्याल में हमें जो होमवर्क करना है पॉलिसी फ्रेमवर्क पे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे, वो काफ़ी होमवर्क है जो कि हमारे एडवाइजर्स जो हैं अल्वारेस मार्शल दे आर डूइंग इट. पावर डिवीजन की टीम कर रही है और प्राइवेटाइजेशन की टीम कर रही है. सो अ लॉट ऑफ वर्क इज़ हैपनिंग. इस टीम में 2-3 माह लगेंगे. अभी आप कह रहे हैं कि अभी आप काम ऑपरेशनल लॉसेस कम करने के अंदर कर रहे हैं? नहीं, दैट्स नॉट आवर रिस्पांसिबिलिटी. वो पावर डिवीजन देखता है. वो तो लगारी साहब देख रहे हैं ना. आपकी क्या जिम्मेदारी है? मगर यू डू वांट कि वो थोड़ी सी तो शक्ल अच्छी कर देना इससे पहले यू के वो कर रहे हैं. उन्होंने बोर्ड्स नहीं लगाए हैं फॉर एग्जांपल. बोर्ड्स के अकाउंटेबिलिटी न्यूज़ सर. हां, लेकिन इस बार देखें बोर्ड्स अगेन एक और फिर से एक कितने की सब्सिडी फिर ले लिया इस बजट में. इतने अच्छे काम किए एनर्जी सेक्टर ने, तो आइडियली तो ये सब्सिडी लेनी नहीं चाहिए व्हेन वी आर कैश ट्रैप्ड. बात ठीक है, लेकिन देखें ये चीज़ें सही करने के अंदर ऑब्वियसली टेक्स टाइम. हम प्राइवेटाइजेशन भी इसीलिए कर रहे हैं ना कि ये चीज़ें सही करना मुश्किल होगा. लेकिन हमारा जो काम है कि प्राइवेटाइजेशन से पहले पॉलिसी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और वो तमाम चीज़ें कि प्राइवेटाइजेशन के बाद ये हेडेक ना बने गवर्नमेंट के लिए, वो हमें करनी है. फॉर एग्जांपल कुछ मुल्कों में प्राइवेटाइजेशन हुई है डिस्कोस की और वो फेल प्राइवेटाइजेशन है. बाद में गवर्नमेंट हैड टू इंटरवीन. इट वाज अ हेडेक फॉर द कंट्रीज. You want to avoid that. We want to avoid that. It has to be a clean cut privatization which is in the interest of the consumer as well as the government. ठीक है. और ये आपको अगले साल के पहले फर्स्ट हाफ में नजर आ रहा है. और सर ये अनबंडलिंग स्ट्रैटेजी जो थी, जो सुई नॉर्दर्न और सर्दर्न गैस के ऊपर काम हो रहा था, दैट्स आल्सो ऑन हॉल्ट राइट नाउ. वो इस वक्त हमें जो प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पे जो एंटिटीज हैं 24 उसमें सुई नॉर्थ सुई साउथ नहीं है. हालांकि पास्ट में 90s में अर्ली 2000 में ये थी. तो मेरा ख्याल है कि जब हम कुछ सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन कर लें तो देन वी विल गो टू द कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर साहब एंड वी विल relook at the list. Eventually, one day, these companies will also be privatized. When it happens, I don't know at this stage, but they should be unbundled. उनका transmission distribution अलग होना चाहिए, and they should be sold to the private. And steel mills, sir? Steel mill is not with us. The Ministry of Industries is looking at it. Yeah, and वो तो यही बात कर रहे हैं कि बस निकाल दो अब. पहले मिफ्ता $1 की बात करता था. At this time आपको कोई इस हवाले से खबर है सर कि क्या करना है? नहीं, देखिए उसमें basically a real estate play. It's scrap now? हाँ, उसमें जो it's not operational, right? Of course, for the longest time. मगर it's mainly a real estate play. तो जो relevant ministry है वो handle कर रही है. अगर हमारे पास आएगी तो we will do it. Once a golden goose, sir. ये such a tragedy. अब जो रह गए हैं वो wind के रह गए हैं, wind और solar के और renewables के. वो उसमें काफ़ी टाइम लग गया बिकॉज जब हमने नेगोशिएशन शुरू की उनके साथ तो लेंडर्स के कंसर्न थे, उसके अंदर इंटरनेशनल लेंडर्स हैं, डोनर एजेंसीज हैं, बट वो अब हम काफ़ी हद तक एग्री हो चुका है. मेरा ख्याल है कि इन द नेक्स्ट 2 to 3 weeks इंशाल्लाह वी शुड बी एबल टू रैप इट अप आल्सो. और सर पाकिस्तानियों के बिलों पर कितना असर हुआ है अभी तक, जितना आपने काम और मेहनत की है बजट के बचत के हवाले से? जो टोटल जो हमने अनाउंसमेंट हुआ था आज से 2 माह पहले, तो ₹7 का इम्पैक्ट आना चाहिए. उसके अंदर कुछ इम्पैक्ट आ गया है, कुछ आई थिंक इस माह की एडजस्टमेंट में आएगा, बट ओवरऑल वी आर लुकिंग एट अराउंड ₹7 का इम्पैक्ट. उसके अंदर टैक्सेशन की जो चेंजेस थी वो इंक्लूडेड थी. They should all be happening now, this month. As we speak. So number 1 आपका सबसे बड़ी डेडलाइन है कि आपने इस साल के इख्तिताम तक PIA को प्राइवेटाइज कर देना है. अगले फिर शुशमाई में नेक्स्ट ईयर आपको डिस्कोस को ऑफलोडिंग स्टार्ट करनी है, राइट? एंड उसके बाद अभी बाकी चीज़ें हैं. इस साल के एंड से पहले वी आर होपिंग PIA एंड इंशाल्लाह रूजवेल्ट आल्सो.
रूजवेल्ट भी इस साल के एंड में। रूजवेल्ट की ट्रांजैक्शन वी शुड एग्री। हमें देखें, हमने प्राइवेटाइजेशन बोर्ड ने उसके स्ट्रक्चर जो है उसकी अप्रूवल दे दी है। अब हमें सीसीओपी के पास जाना है, कैबिनेट के पास जाना है। तो आई एम होपिंग बाय द एंड ऑफ दिस ईयर रूजवेल्ट के अंदर भी वी शुड हैव अ वेरी क्लियर डायरेक्शन। फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर डिस्क्लोज होनी चाहिए। हमारे पास कुछ बैंक्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, फर्स्ट पेमेंट बैंक, HBFC वगैरह, दो शुड ऑल्सो हैपन दिस ईयर इंशाल्लाह। दिस ईयर मीनिंग बिफोर जून नेक्स्ट ईयर। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. मोहम्मद अली साहब, ऑलवेज अ प्लेजर। आपने गुफ्तगू सुनी, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।